वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सेक्सुअल मैच्योरेशन, हमारी बॉडी कैसे मैच्योर होती है, उसके संबंध में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी एक एक करके। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से पहला पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप आज का टॉपिक डालिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था? अच्छा, ये किस में पढ़ रहा है? ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस, इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें दो पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो स्पर्म को रिलीज करने वाले, स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले, और दूसरा उस स्पर्म को ट्रांसफर करने वाले। कंसिस्ट ऑफ क्या, कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव जो होता है वो कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, टू पोर्शंस। उनमें कौन कौन से पोर्शन है? पहला तो प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट, मेल गैमीट, एंड जो सेकेंड पोर्शन है वो क्या करता है, इस मेल गैमीट को ट्रांसफर करने में मदद करता है। यानी कि मेल गैमीट जहां बन रही है वहां से इसको ट्रांसफर करने में, वेजाइना तक पहुंचाने में मदद करता है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, ये जो काम है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट है। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट किस में होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट होता है टेस्टिस में। किस में होता है? टेस्टिस में। जबकि ट्रांसफर ऑफ गैमीट जो होता है, ट्रांसफर ऑफ जो गैमीट होता है वो बहुत सारे डक्ट्स के माध्यम से होता है। हैव मेनी डक्ट्स, इसमें बहुत सारी डक्ट्स होती हैं जिसका डायग्राम हम बना के समझेंगे। तो पहले ये देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो पोर्शन इन्वॉल्व है। पहला ऐसा पोर्शन जो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। दूसरा उस गैमीट को ट्रांसफर करने में जो मदद करती है, जिसमें बहुत सारी क्या आती है? डक्ट्स, हैव मेनी डक्ट्स। इसमें बहुत सारी डक्ट्स आती हैं जो क्या करती हैं, उस गैमीट को ट्रांसफर करती है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसा कि इसमें आ जाएंगी एपिडिडाइमस, उसके बाद वास डिफरेंस। इन सभी का अभी हम डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कहाँ है, कैसी हैं, और उनका क्या क्या काम है। ठीक है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी आती हैं, ग्लैंड्स जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद क्या आती है? सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये ट्रांसफर करने में मदद करती है और ये गैमीट को प्रोड्यूस करती है। और जो मेल गैमीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन ह्यूमन के केस में क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। तो टेस्टिस स्पर्म को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है इसको, किसके माध्यम से? एपिडिडेमस, वास डिफरेंस और ग्लैंड्स के माध्यम से इसको ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट और कॉप्यूलेशन, यानी कि सेक्स के समय, कॉप्यूलेशन का समय, ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स के द्वारा किसमें ट्रांसफर किया जाता है? फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस कहां पाया जाता है, टेस्टिस कैसे स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, इन सभी के बारे में हम डील करेंगे। मिटा दूं? चलिए मिटाते हैं। अब अपना टॉपिक है टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक है, इसको हिंदी में हम वृषण भी बोलते हैं, वृषण। बहुत ही अजीब नाम है, वृषण। टेस्टिस हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, स्क्रोटम। अच्छा, ये स्क्रोटम पाया कहाँ जाता है? मान लीजिए ये एक ह्यूमन है
और ये उसका बॉडी है, ये उसके पैर हैं। देखिए ये है थोरेसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ ऐसे लटके हुए रहते हैं, ये बाहर की तरफ हैंगिंग करते हुए रहते हैं, यानी कि ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। ये है थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, और ये है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। तो ये रहा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? टेस्टिस। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? टेस्टिस। इस प्रकार से स्क्रोटम में टेस्टिस पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस। ऐसे इनमें से ये है एपिडिडाइमस। ये क्या है? एपिडिडाइमस। और ये जो डक्ट हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, ये क्या है? एपिडिडाइमस। और ये है वास डिफरेंस। ये क्या है? ये जो डक्ट जा रही है ये क्या है? वास डिफरेंस। और सेम इस टेस्टिस के साथ भी होगा, इसके पास भी ऐसा एपिडिडाइमस होगा, उसके पास वास डिफरेंस होगा। ये क्या है? एपिडिडाइमस। क्लियर डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम एकदम क्लियर रहना चाहिए ताकि हम बाद में अच्छे से समझ पाए। डायग्राम क्लियर रहना चाहिए। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टू पार्टीशंस होते हैं। ईच पार्टीशन के पास एक एक टेस्टिस होता है। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर ये जो सी एक कोमा लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। और ये जो कोमा लाइक स्ट्रक्चर है इससे एक डक्ट निकलती है, इससे एक डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ध्यान से समझिएगा, वास डिफरेंस। और ये रहा आपका, ये रहा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कहां पाया जाता है? ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ध्यान रखने लायक बात यह है, जब हम एम्ब्रियो थे, जब हमारा क्या हो रहा था? फीटल डेवलपमेंट हो रहा था, तो 7वें महीने पर, कितने महीने पर? 7वें। ह्यूमन बेबी कितने महीने तक डेवलप करता है? वुम्ब में, गर्भ में 9 महीने। 7वें महीने पर जो वो पहुंचेगा तो 7वें महीने तक ये कहां पाया जाता है? ये एब्डोमेन में ही रहता है, ये एब्डोमेन में ही रहता है। 7वें महीने पर ये नीचे की ओर डिसेंड कर जाता है, डिसेंड नीचे की ओर 7वें महीने पर आता है, ठीक है। और ये स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम के भीतर एक एक टेस्टिस, स्क्रोटम एक ही होता है। स्क्रोटम कितना होता है? एक ही स्क्रोटम होता है। इस स्क्रोटम के भीतर दो पार्टीशंस होते हैं, ऐसे दो पार्टीशंस होते हैं, और जिनमें एक एक टेस्टिस पाई जाती है, जिनमें एक एक टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है। स्क्रोटम एक ही होता है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाई जाती है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। अच्छा, टेस्टिस क्या करती है अभी हम लिखते हैं इसके बारे में, पहले इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, पूरा पेज लेके ड्रॉ कीजिएगा ताकि समझ में आए। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। अब हम टेस्टिस के बारे में लिखने जा रहे हैं। टेस्टिस का आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि टेस्टिस पाया कहां जाता है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म, प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमीट। ये है मेल गैमीट, गैमीट। अगर आपने पिछले वाला कोई भी लेक्चर छोड़ा है तो हो सकता है आपको ये समझ में नहीं है, इसलिए पूरा पिछले का लेक्चर देख के आना है। प्रोड्यूस मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किस में मदद करता था? ये मदद करता है सेक्सुअल मैचुरेशन में, सेक्सुअल मैचुरेशन। और कल का पूरा क्लास सेक्सुअल मैचुरेशन पे था,
और इसी के कारण और इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण हम सेक्सुअली मैच्योर कर पाते हैं, हमारे बॉडी पे हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ करते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ करते हैं, बहुत सारी चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं। तो उसके बाद जितने भी डक्ट्स हैं इसी हार्मोन के प्रभाव में वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, वो धीरे धीरे इसी के प्रभाव में डेवलप करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मदद करता है सेक्सुअल मैच्योरेशन में। सेक्सुअल मैच्योरेशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए ये चीज आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति क्या सेक्सुअली मैच्योर कर पाए ताकि वो रिप्रोडक्शन में भाग ले सके, रिप्रोडक्शन में क्या कर सके, भाग ले सके, एक बच्चे को जन्म दे सके। और इस बच्चे को जन्म देने के लिए जो जो चीजें हमारे बॉडी में चाहिए, जैसी जैसी डेवलपमेंट हमारी बॉडी में चाहिए, उस डेवलपमेंट को कराना और मैच्योरिटी तक ले जाना, इसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। और ये करता कौन है, मेल में कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। ये टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से। कहां से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से। तो टेस्टिस क्या कर रही है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर रही है और क्या कर रही है, ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रही है। नोट, यहां पे ध्यान देने लायक बात यह है, टेस्टिस आर आउट ऑफ एब्डोमिनल cavity because sperm production need 2 to 2.5 degree Celsius lower temperature देन द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी अभी मैंने समझाया है, पेड़ू, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेड़ू से बाहर, नीचे की ओर, पेड़ू से नीचे की ओर होती है, ठीक है। टेस्टिस जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर बाहर होती हैं। कहां होती हैं, बाहर होती हैं। क्यों ऐसा होता, क्यों है ऐसा, इसीलिए होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना भी है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, किसको, स्पर्म के प्रोडक्शन में। अगर ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस अगर ज्यादा कर दिए जाए तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे, और जो स्पर्म प्रोड्यूस अगर होंगे भी तो वो क्या फंक्शनल नहीं होंगे, हो सकता है उनमें फंक्शनल डिफॉर्मिटी आ जाए, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर पाए, ओवम को सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर पाए, यानी कि वो एग सेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। इसीलिए उनको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा गया है ताकि उनको क्या हो सके, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उनको कम मिले और वो अपना काम ठीक से कर पाए और उनका प्रोडक्शन अच्छा से होता रहे। तो टेस्टिस के संबंध में हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब हम एक क्लियर डायग्राम बनाएंगे पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ध्यान रखिए, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डायग्राम आपको अगली कक्षा में भी काम आएगा अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तब, ठीक है, और नहीं लेते हैं तो भी जीवन में तो काम आएगा ही। मिटा दिया जाए। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, क्यों हमारे टेस्टिस क्यों बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि उनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए ताकि वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकें। कुछ जानवरों में, कुछ मैमल्स में ऐसा नहीं होता है, जैसे हाथी में, जैसे एलिफेंट में ऐसा नहीं होता है, वो डिसेंट नहीं कर पाती है, वो उनके एब्डोमिनल एरिया में ही, उनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहती है, ठीक है। लेकिन हाथी ने अपने आप को इस प्रकार से डेवलप किया है ताकि वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके, अगर टेस्टिस उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी है तो भी, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब हम एक क्लियर डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है। एकदम क्लियर डायग्राम मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। डायग्राम को एक पूरे पेज में हॉरिजॉन्टल पेज कर लीजिए, पेज को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और तब बनाइएगा। पेज को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या, ऐसे लैंडस्केप मोड में। मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं, नेमिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारी किडनीज हैं, क्या है ये, आप सोच रहे होंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किडनीज कहां से आ गई, एकदम सही सोच रहे हैं।
ये अपना यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा, ठीक है। यहां पे पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पे क्या पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे एक और छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब देखिए यहां पे अपनी टेस्टिस होती थी, हम एक टेस्टिस को इधर मान रहे हैं, एक टेस्टिस को इधर मान रहे हैं, ठीक है। टेस्टिस दोनों एक साथ स्क्रोटम में होती है, लेकिन हम डायग्राम ताकि क्लियर हो सके, अच्छा हो सके, इसीलिए हम टेस्टिस को मान रहे हैं। इधर वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, इधर वाला इधर हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, लेकिन आपको समझना है कि इधर भी एक टेस्टिस है, क्योंकि अपने पास कितने टेस्टिस हैं, दो। मेल में कितने टेस्टिस होते हैं, दो। लिख लीजिए टेस्टिस कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं टेस्टिस, दो। तो हम इधर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इधर का आपको सेम टू सेम मान लेना है, ठीक है। अरे समझ में गए ना, ये रहा टेस्टिस, ये क्या रहा, टेस्टिस क्या रहा ये, और ये रहा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, और ये है वास डिफरेंस। क्या है ये, वास डिफरेंस। देखिए ये वास डिफरेंस कैसे जाएगी, वास डिफरेंस यहां पे आती है और एक चक्कर इसका लगाती है, यानी कि ये यूरेटर को एक बार लूप करती है ऐसे, ये यूरेटर में एक बार जाके ऐसे लूप बनाती है, ठीक है, ऐसा लूप बनाती है। यूरेटर के अंदर से घूम के आ रही है, देख रहे हैं, यूरेटर के अंदर से घूम के आ रही है, ठीक है। यहां पे होता है एक ग्लैंड, यहां पे होता है एक ग्लैंड, सॉरी ग्लैंड बोल रहा हूं, सेमाइनल वेसिकल। और ये जो वास्ट डिफरेंस इसके अंदर से लूप होके आ रही है, ये इसके साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये जाके खुलती है यूरिथ्रा में, यहाँ पे, ये जाके खुलती है यूरिथ्रा में यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी सेम टू सेम होगा, समझ गए होंगे कि यहाँ से भी वैसा ही आएगी और ऐसे जाके और इसके साथ मिल जाएगी। अब हम देख रहे हैं, ये है अपना यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा, और यहाँ पे यूरिथ्रा के यहाँ पे पाया जाता है पेनिस। क्या पाया जाता है, पेनिस। मैं बना रहा हूं, ये है ग्लांस पेनिस, जो फूला हुआ पार्ट है, ठीक है। इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज पाए जाते हैं, कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू, जिसके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये रहा अपना पेनिस, और इसके ऊपर स्किन होती है, इसके ऊपर क्या होती है, स्किन, इसके ऊपर क्या होती है, स्किन। और ये है यूरिथ्रल ओपनिंग, क्या है ये, यूरिथ्रल, सॉरी यूरिथ्रल ओपनिंग नहीं होता है, मैं लिख दे रहा हूं अभी, यूरिनो, यूरिनो जेनाइटल पोर, ठीक है, यूरिनो जेनाइटल पोर, यानी कि इसमें से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूरिनो जेनाइटल पोर। मेल के पास ऐसा सिस्टम होता है, मेल के पास ऐसे सिस्टम होता है, इसमें से स्पर्म एंड क्या यूरिन दोनों पास करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है हमारी किडनीज, डायग्राम को एकदम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम को एकदम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये है यूरेटर, ये है टेस्टिस, जो कि आप समझ चुके हैं, टेस्टिस। ये है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये है सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। ये है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो डक्ट दिख रही है जो इधर भी है, इसको बोलते हैं कॉमन
इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, उस डायग्राम से कुछ भी क्लियर नहीं होता है। मैंने जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसको आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूछे तो आप बना दे, लेकिन ये है कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक ही होता है भैया, ये तो दो दिख रहा है, ये पीछे की ओर होता है, इसे पीछे की ओर नहीं। जैसे मान लीजिए ये है यूरेटर, ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये एक ही होता है, ठीक है। ये यूरेटर को चारों तरफ से ऐसे होता है, यूरेटर के चारों तरफ से ऐसे होता है, ठीक है ना, ये एक ही होता है। लेकिन जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है वो दो होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बाकी सारे दिए हुए हैं, बाकी सारे दिए हुए हैं। ये दोनों चीज एनसीईआरटी में शायद नहीं दी हुई है, ये मैंने बताया है ताकि इसलिए आप समझ सकें कि कैसे यूरिन पास कर रहा है और कैसे स्पर्म आ रहा है, दोनों चीजें आप समझ सके, इसीलिए मैंने इस चीज को एक्स्ट्रा नोट क्या किया, ऐड किया है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ध्यान से देखिए, अगर अगर सिर्फ यूरिन आ रहा है तो यूरिन यूरेटर से होते हुए यहां पे यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा, यूरिनरी ब्लैडर किसमें जमा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और जमा होगा और टाइम टाइम से इस यूरिथ्रा से, इस यूरिथ्रा से होते हुए, इस यूरिथ्रा से होते हुए, ये क्या है, ये यूरिथ्रा है, ये क्या है, यूरिथ्रा, इस यूरिथ्रा से होते हुए डायरेक्ट पास कर जाएगा, ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरिन है, यूरिन यानी कि पेशाब, ये डायरेक्ट इससे होते हुए पास कर जाएगा, यानी कि इससे यूरिन भी पास कर रही है, यूरिन पास कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है। लेकिन मान लीजिए टेस्टिस से स्पर्म आया, स्पर्म आते आते यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, और यहाँ से कुछ सिक्रीशन निकला, सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करती है, कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करती है और इसके साथ मिल गया, और कहाँ पे आ गया, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी कि कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट में आया, और इससे होते हुए इसके बाद इसमें क्या मिल गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन मिल गया, उसके बाद यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन मिल गया, यानी कि जो स्पर्म है वो भी इसी रूट को फॉलो कर रहा है, वो भी इसी रूट को फॉलो कर रहा है, जिस रूट से पहले क्या आई है, यूरिन आई है, पेशाब आया है, उसी रूट को फॉलो कर रहा है। इसीलिए मेल में एक ही कॉमन ओपनिंग होता है जिससे यूरिन भी पास करता है और स्पर्म भी पास करता है। इसीलिए इस पोर को, इस छिद्र को, इस अपर्चर को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल पोर, यूरिनोजेनाइटल पोर। ऐसा फीमेल में नहीं होता है, फीमेल के पास दोनों सेपरेट होल्स होते हैं, दोनों सेपरेट क्या होते हैं, पोर होते हैं। यूरिन के लिए अलग पोर होता है एंड जेनाइटल पोर अलग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंदर की ओर वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेल में यूरिन पास करने के लिए यूरिथ्रा है, और किसको पास करने के लिए, स्पर्म को पास करने के लिए भी क्या है, यूरिथ्रा ही है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है सेमाइनल वेसिकल कुछ अपना सिक्रीशन ऐड करती है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ सिक्रीट होता है वो ऐड हो जाता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, मेनली लुब्रिकेशन में मदद करती है। जो सेमाइनल वेसिकल है और प्रोस्टेट है, ध्यान से सुनिए, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट स्पर्म को, जो स्पर्म टेस्टिस में बना है उसको, उसके लिए एक मीडियम देती है ताकि वो स्विम कर सके, ताकि वो क्या कर सके, स्विम। ये है स्पर्म, स्पर्म के पास होती है टेल, स्पर्म के पास क्या होती है, टेल, ये है उसका हेड, हेड वाला पोर्शन, और ये है उसका टेल वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये तैरेगा, ये क्या करेगा, स्विम करेगा, लेकिन किसमें स्विम करेगा, उसको कुछ मीडियम होना चाहिए ताकि वो किसी चीज में स्विम कर सके। तो सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड सिक्रेट करती है, उसी प्रकार से क्या प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड सिक्रेट करती है ताकि वो उस फ्लूइड में तैर सके। दूसरी बात, सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड पीएच को मेंटेन करती है। देखिए, जो वेजाइना का पीएच होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। और ये अगर एसिडिक पीएच में चल जाएगा तो ये तो मर जाएगा, और एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोनों ग्लैंड पीएच सीक्रेट करती है, इसको हल्का सा एल्कलाइन रखती है। कैसा रखती है, एल्कलाइन, यानी कि बेसिक रखती है, क्षारीय रखती है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल पोर का जो फीमेल ट्रैक्ट है उसका क्या होता है, उसका पीएच होता है एसिडिक, एसिडिक होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अगर इसको डायरेक्ट भेज दिया जाए, बिना सिक्रीशन के भेज दिया जाए, तो ये वहां पे जाके मर जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे जाइगोट एम्ब्रियो कुछ भी नहीं बनेगा। इसीलिए ये दोनों सिक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ताकि ये उसमें जाके सर्वाइव कर सके, फीमेल के अंदर जाके ये सर्वाइव कर सके। दूसरी बात, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ भोजन पानी लेके जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत दूर अगर जाना है
तो भोजन पानी सब कुछ लेके जाएंगे। और हम जानते हैं ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। ह्यूमन सेल में सबसे छोटी कोशिका यही होती है, ठीक है। इसके लिए छोटी सी दूरी भी बहुत लंबी दूरी हो जाएगी, छोटी सी दूरी भी बहुत लंबी दूरी हो जाएगी। तो सेमाइनल और प्रोस्टेट इसको साथ में देते हैं क्या, फ्रक्टोज देते हैं। क्या देते हैं, फ्रक्टोज, कि भैया आप जाइए लेते जाइए फ्रक्टोज के, खाते रहिएगा तैरते रहिएगा, खाते रहिएगा तैरते रहिएगा। इसको क्या देते हैं, फ्रक्टोज। क्या देते हैं इसको, फ्रक्टोज देते हैं कि खाते रहिएगा और तैरते रहिएगा। मैं लिखा नहीं रहा हूं लेकिन समझ लीजिए, इसके साथ खाना पानी भी बेचते हैं कि भैया आप खाते रहिए। ये बल्बोयूरिथ्रल क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करता है ताकि लुब्रिकेशन में मदद हो। किसमें मदद हो, लुब्रिकेशन में, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होगा और लुब्रिकेशन रहेगा तो कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ना ही फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स को और ना ही मेल जेनाइटल ऑर्गन्स को हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई हानि नहीं आएगी। बल्बोयूरिथ्रल क्या ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड सिक्रीट करता है। समझ गए होंगे। और बाकी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वास डिफरेंस क्या करता है, वास डिफरेंस एपिडिडाइमस, ये है एपिडिडाइमस, ये क्या है एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो आप जाके बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। अब देखते हैं आज कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। मुझे तो लगता है कि आज, मुझे लगता था कि पूरा आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। चलिए मिटा दूं। हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया है कि टेस्टिस क्या करती है। उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, उसके बाद किसके बारे में, बल्बोयूरिथ्रल, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। ये डायग्राम संभाल के रखिए। मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। किनका सिक्रीशन, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके साथ क्या, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों सिक्रीट fluid which helps to sperm in, किसमें मदद करता है, पहला तो स्विमिंग में, स्विमिंग किसमें मदद करता है, स्विमिंग, एंड ट्रांसफर। अरे स्विम करेगा तभी तो ट्रांसफर कर पाएगा, ट्रांसफर। दूसरे बात, सर्वाइव इन एसिडिक pH ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब पाइप, ट्रैक्ट मतलब पाइप। तीसरा, गिव न्यूट्रिशन टू स्पर्म टिल किसके पास तक, टिल फर्टिलाइजेशन होने से पहले तक, टिल फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन जब तक हो नहीं जाता है तब तक ये किसका जरूरी होता है, इनके सिक्रीशन के, ये बेसिस पर इनके सिक्रीशन के माध्यम से ये तैरता हुआ अपना जाता है। चौथा पॉइंट, प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ये जो प्रोवाइड लुब्रिकेशन है ये इसके लिए है, प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स यानी कि सेक्स, इंटरकोर्स यानी कि सेक्स, ठीक है। यानी कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ये जो फ्लूइड सिक्रीट करती हैं,
ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म को किन चीजों में मदद करता है, हेल्प्स टू स्पर्म इन किन किन चीजों में, स्विमिंग एंड ट्रांसफर में यानी कि तैरने में। और जो टेस्टिस के बाद वो किस में जाएगी, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद उसमें सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड जुड़ेगा, उसके बाद वो किस में जाएंगी, वो जाएंगी यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा के बाद उसमें प्रोस्टेट का फ्लूइड जुड़ेगा, उसमें सेमाइन बल्बो यूरिथ्रा का फ्लूइड जुड़ेगा। तो इन सभी ट्रैक्ट में उनको क्या करना है, स्विम करना है, उनमें क्या करना है, स्विम करते हुए जाना है। तो स्विमिंग के लिए उनके पास मीडियम होना चाहिए और वे मीडियम ये तीनों ग्लैंड्स प्रोवाइड करती है, ये तीनों तीनों का सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। वॉल्वो यूरिथ्रल मेनली लुब्रिकेशन में मदद करता है और ये जो बाकी ये दोनों हैं ये न्यूट्रिशन देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एसिडिक पीएच से बचाने के लिए इसको क्या पहले से तैयार करके भेजते हैं, स्पर्म को पहले से दूल्हा बना के भेजा जाता है कि भैया आप जाके वहां पे चित मत हो जाइएगा, आपको सारी चीजें दे के भेजी जा रही है कि आप वहां पे जीत के आए, आप फर्टिलाइज करके आए। किसको फर्टिलाइज करके आए, आप एग सेल को फर्टिलाइज करके आए। इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको एसिडिक पीएच में रहने के लायक बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसको दे दिया जाता है एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच यानी कि ये जाएगा एसिडिक पीएच में और वहां पे न्यूट्रलाइज कर देगा, उस पीएच को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, ताकि ये आगे सर्वाइव कर सके, आगे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। स्विमिंग में मदद करता है, ये सारी चीजें हम जान गए। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। अब देखिए ये तीनों का सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज थ्री, secretion of seminal vesicle plus prostate gland plus bulbourethral gland, bulbourethral gland प्लस स्पर्म, स्पर्म कहां बन रहा था, स्पर्म बन रहा था टेस्टिस में। मतलब इनके फ्लूइड को और साथ में स्पर्म को मिलाकर हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सीमेन एक अलग टर्म है, स्पर्म एक अलग टर्म है और इन सभी का सिक्रीशन अलग है। इन सभी के सिक्रीशन के साथ अगर स्पर्म मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सीमेन। क्या बोलेंगे उसको, सीमेन। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इन तीनों का सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, अगर वो स्पर्म के साथ मिल गई तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। अच्छा, इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, इन तीनों के सिक्रीशन को एक साथ क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। अगर चाहे तो लिख सकते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल, हालांकि जरूरी नहीं है, प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन। इन दोनों को, इन तीनों के सिक्रीशन को एक साथ बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा और सेमाइनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म आ गया उसको हम बोलते हैं सीमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। किस में पढ़ेंगे, ह्यूमंस में पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में कैसा होता है। और हम उसका पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम ओवरी को पढ़ेंगे, बाकी वाला लेक्चर हम उसके बाद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि कहां तक पहुंच पाते हैं। अब आप टॉपिक बदल सकते हैं, अब आपका टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्या कर सकूं, अच्छे से समझा सकूं। ये है अपना यूट्रस, क्या है ये, यूट्रस। ये है वजाइना, ये क्या है, वजाइना।
ये है यूट्रस, क्या है ये? यूट्रस। ये है वजाइना, ये है वजाइना। क्या है ये? वजाइना। क्या है ये? वजाइना। ठीक है। ठीक है, यहां से एक डक्ट निकलती है, उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ओविडक्ट। पहले हम अपना क्या बना ले रहे हैं? पहले हम बना ले रहे हैं ओवरी। जिस प्रकार से मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, उसी प्रकार से फीमेल में 2 ओवरीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 ओवरीज। फीमेल में कितनी ओवरीज पाई जाती हैं? 2 ओवरीज। जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप एग्जैक्टली उसी को कॉपी करने का कोशिश कीजिएगा। अपने मन से कुछ भी मत ड्रॉ कर लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर एकदम प्रॉपर्ली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर जो है एकदम प्रॉपर और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक ओवरी पाई जाएगी। देखिए, ये रहा अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं ओवरी। पहले हम नेमिंग करेंगे। ये है ओविडक्ट, यहां से लेकर ये पूरा, यहां से लेकर ये पूरा ओविडक्ट है, यानी कि यहां तक। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां तक ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये है पूरा यूट्रस। ध्यान रखिए, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर ये सारा यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस है। ये क्या है? ये यूट्रस है। ये पूरा ही यूट्रस है। मैं यहाँ पे भले ही डायग्राम यहाँ पे दे दे रहा हूं, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये यूट्रस है। ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स को आप ऐसा मान सकते हैं, यूट्रस का जो पतला सा संकरा मुंह होता है, जो भाग होता है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स आगे की ओर इस एक कैनाल में खुलती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना। वेजाइना को हिंदी में योनि मार्ग भी बोलते हैं, योनि मार्ग। ठीक है, ये पूरा यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। इसी में क्या पाए जाते हैं? इसी में एग सेल्स पाए जाते हैं, इसी में एग सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रही अपना क्या? ये रहा अपना क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूं, बाद में अगली क्लास में हम लिख लेंगे। ठीक, जब बेबी का जन्म होता है, जब फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है, देखिए, फीमेल चाइल्ड के ओवरी में पहले से ही बहुत सारे मिलियंस में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पहले से एग सेल्स पाए जाते हैं। बेबी जब अपने माँ के गर्भ में होती है, तभी उसमें एग सेल्स आ गए होते हैं। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जानना है। उसमें आपको जानना है कि प्राइमरी जर्म सेल्स ट्रांसफर होते हैं कहां से? यॉर्क साइट से ट्रांसफर किए जाते हैं कहां पे? ओवरी के पास। तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो फीमेल चाइल्ड होती है, वो अपने माँ के गर्भ में ही होती है, तभी उसके ओवरी में एग सेल्स होते हैं, तभी उसके ओवरी में एग सेल्स होते हैं। और एक बार जितने एग सेल्स ओवरी में आ गए, एक बार एम्ब्रियो के समय, बच्चा बनने के समय, एक बार एग सेल्स जितने ओवरी में आ गए, उतने ही रहते हैं। और धीरे धीरे उनमें से कुछ मैच्योर करते हैं और प्यूबर्टी के समय बाहर निकलते हैं। मैच्योर करते हैं, बाहर निकलेंगे, मैच्योर करेंगे, बाहर निकलेंगे। ध्यान रखने लायक बात यह है कि बहुत सारे तो डीजेनरेट कर जाते हैं, बहुत सारे तो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। खराब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एग सेल्स होते हैं, इसमें एग सेल्स पहले से होते हैं, इसमें एग सेल्स होते हैं। कब कब होते हैं? जब बेबी अपने माँ के गर्भ में होती है, तभी यॉर्क सैक से प्राइमरी जर्म सेल्स ट्रांसफर करती है किसके पास? किसके पास चली आती है? किसके अंदर चली आती है? ओवरी के अंदर। ठीक है,
तो होता ये है कि हर एक महीने में एक एक ओवरी, या तो ये एक एग को रिलीज करेगी, 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 ठीक है। अब जब एग रिलीज हो रहा है, एग क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि बेबी कंसीव हो सके, बेबी क्या हो सके? कंसीव हो सके, बेबी क्या हो सके? कंसीव हो सके। ओवरी का क्या काम है? ओवरी का काम है भैया आप एक जाइए, हम आपको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? ये जो यूट्रस है, जहां आके बच्चा पलेगा, जहां आके बच्चा रहेगा, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये भी तो अपना तैयारी करके रखेगा कि कोई आ रहा है, कोई खास मेहमान आ रहा है, तो हम उसके लिए तैयारी करके रखेंगे ताकि उसको रहने में, खाने में, पीने में, इन सभी चीजों में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यूटेरस यूटेरस अभी सिर्फ कहानी सुन लीजिए, इस कहानी को हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। कहानी के जैसे बता रहा हूं उसको सुन लीजिए। यूटेरस अपने अंदर वाली दीवार में, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, यूटेरस अपने अंदर वाली दीवार में, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स को बनाने लगता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स को बनाने लगता है। ऐसे हर महीने ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही महीने होगा, हर महीने ऐसा होता है, ऐसे एंडोमेट्रियम बनाने लगता है। इसमें भी एंडोमेट्रियम बनेगा, एंडोमेट्रियम होता ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए इस महीने में इस ओवरी से एक एग सेल रिलीज हुआ, एक क्या हुआ? रिलीज, एक एग सेल रिलीज होगा, और ये एग सेल आके यहां पे रुकेगा, ये एग सेल यहां से चलते चलते यहां पे आएगा और यहां पे रुका रहेगा। अगर अगर ये जो भी पर्टिकुलर फीमेल है, अगर ये जो भी पर्टिकुलर फीमेल है उस महीने में इस समय पर सेक्स कर ले, इस समय पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, जब यहाँ पे ओवरी है, जब यहाँ पे, सॉरी ओवरी बोल रहा हूं, जब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे एक सेल है, जब यहाँ पे एक सेल है, अगर यहाँ से ठीक उसी समय यहाँ से अगर स्पर्म भी चला जाए, यहाँ से क्या चला जाए? बहुत सारे स्पर्म्स, बहुत सारे ऐसे स्पर्म चले जाएं। देखिए स्पर्म तो मिलियंस में जाते हैं। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, एक इजैकुलेशन में 2 से 2.5 ml, 2 to 2.5 ml सीमेन का इजैकुलेशन होता है। एक इजैकुलेशन में मतलब एक बार इजैकुलेशन होगा, उसमें 2 से 2.5 ml तक सीमेन रिलीज किए जाएंगे, और इसमें 200 से 250 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। 200 से 250 मिलियन तक, 200 से 250 मिलियन तक स्पर्म इसमें होते हैं। 200 से 250 मिलियन स्पर्म, मिलियन मिलियन मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, 200 से 250 मिलियन तक स्पर्म इसमें पाए जा सकते हैं, तो वैसे भी स्पर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमको एक ही को फर्टिलाइज करना है, तो कुछ इधर चले जाएंगे, उनको लगेगा कि इधर है तो इधर चले जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ यहीं पे मर जाएंगे, यहाँ पे बचा के एक आध बहुत कम पहुंचेंगे, और उसमें से मान लीजिए यहाँ पे 10 पहुंचे, 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 उसमें से एक ही उसके अंदर जा पाएगा। वो गेट खोलने के लिए तैयार है, जैसे ही एक घुसा, उसके बाद वो गेट इतना जोर से बंद होगा कि दूसरे का नाक उसमें टूट जाएगा, दूसरा घुस ही नहीं पाएगा। इसको कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, ताकि दो स्पर्म एक साथ नहीं घुस जाए। एक स्पर्म घुसा, उसके बाद दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है, ये रिएक्शन के रूप में होता है। जो सेल वॉल होती है वो पोलराइज कर जाती है। उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए कि एक स्पर्म अंदर आया, दरवाजा बंद होगा, बस हो गया। तो ये एग सेल है, ये क्या है? एग सेल, ये क्या है? स्पर्म, उसमें से एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, ये है स्पर्म। तो जब ये फर्टिलाइज कर देगा तब इसका डेवलपमेंट होगा, तब ये जाइगोट बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदलेगा, जाइगोट किसमें बदलेगा? एम्ब्रियो में। उसके बाद बहुत सारा इसमें डिवीजन होगा, और बाद में ये जाके जब ये 32 सेल स्टेज पे, बहुत सारी 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, बहुत सारी सेल की स्टेज होते हैं, और जाके ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग बनी हुई है, ये ब्लड वेसल और टिश्यू की जो लाइनिंग बनी हुई है, ये जाके इसमें ऐसे अंदर घुस जाएगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, देखिए क्या हो रहा है।
एक एक महीने में एक एग सेल रिलीज की जाएगी ओवरी के द्वारा। एक एक ओवरी में एक एक महीने में एक बार एग सेल रिलीज की जाती है, ठीक है। एक सेल यहाँ पे पहुंचेगी, इंतजार करेगी, यहाँ पे पहुंचकर इंतजार करेगी। अगर उसी समय स्पर्म यहाँ से चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या, एग सेल और स्पर्म का मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। चला गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ये क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट। और जाइगोट किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। ये क्या है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किसके साथ जाके घुस जाएगा, किसके अंदर जाके घुस जाएगा, वो अंदर वाली लाइनिंग के अंदर जाके, किसके अंदर वाली, यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग में जाके घुस जाएगा। यूट्रस ने तैयारी की हुई है, हमने देख लिया था कि यूट्रस तैयारी करके रखेगी कि कोई स्पेशल आदमी आ रहा है, उसके लिए हम तैयारी करके रखेंगे। खूब सारा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, आखिर ब्लड वेसल क्यों बनवा रही है, हम जानते हैं, हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारी चीजें हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लड वेसल को इकट्ठा करती है ताकि उसमें से ग्लूकोज, जो आने वाला बेबी है, एम्ब्रियो है, उसमें से ग्लूकोज ले सके, अपना कार्बन डाइऑक्साइड हमको दे सके और हमारे अंदर से ऑक्सीजन वो खुद ले सके, क्योंकि उसके पास नाक थोड़ी है, उसके पास नाक थोड़ी है कि वो सांस ले लेगा, वो हमारे ब्लड में से ले लेगा, वो हमारे ब्लड में से क्या करेगा, ले लेगा, और उसके भीतर जो भी टॉक्सिक चीजें बन रही है वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसीलिए यहाँ पे ब्लड वेसल इकट्ठा की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे ब्लड वेसल इकट्ठा की जा रही है, ठीक है। तो इम्ब्रियो इसके अंदर चला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। लेकिन ध्यान रखने लायक बात यह है, मान लीजिए कि यहां पे एग सेल आया, मान लीजिए यहां पे एग सेल आया और उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। दो स्थितियां बनती है, एग सेल आया और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो स्पर्म नहीं जाएंगे, ये बेचारा मुंह देखते रह जाएगी, ये बेचारी क्या हो जाएगी, मुंह देखते रह जाएगी कि कोई आया ही नहीं हमको लेने। या दूसरी बात, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भी तो स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाया, यानी कि दोनों स्थितियों में स्पर्म ओवम से मिल नहीं पा रहा है। तो होगा ये कि ये धीरे धीरे इसको महसूस होने लगेगा कि कोई नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमने जितनी भी तैयारी की है उस तैयारी को हम तोड़कर नीचे गिराएंगे। तो इस टिश्यू के साथ, इसके उत्तक के साथ, इस टिश्यू के साथ ये जितनी भी ब्लड वेसल्स है, ये टूट टूट कर सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए नीचे आएंगी, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं इसलिए बता के जा रहा हूं ताकि उस चैप्टर, इसको हम दोबारा वहां से कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो एकदम बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय। नोट डाउन कर लीजिएगा।